लगातार होती ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हमारी धरती को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। एक ओर इससे सी लेवल बढ़ रहा है तो दूसरी ओर डेजर्टिफिकेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। चाहे चीन हो या अफ्रीका का कोई देश, डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बढ़ते रेगिस्तान को रोका कैसे जाए। मगर फिर एक देश ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि 10 साल के अंदर बढ़ता रेगिस्तान हरियाली भूमि में बदल चुका था। सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर साइंटिस्ट ने इसके लिए कौन सी तकनीक अपनाई? यकीन मानिए, आज की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये चमत्कार किसी व्यक्ति, किसी इक्विपमेंट या किसी साइंटिफिक मशीन से नहीं, बल्कि बाइसन की वजह से हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, बाइसन यानी अमेरिकन भैंसें। क्या है ये पूरा मामला? आखिर कैसे इन भैंसों ने रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया? आइए डिटेल्स में जानते हैं। ये कहानी है एक बंजर जमीन की, जो थी मेक्सिको के चिहुआहुआन डेजर्ट में, और इसका नाम है जेनस बायोस्फीयर रिजर्व। आज से करीब 200 साल पहले ये जमीन कोई रेगिस्तान नहीं थी, ये एक विशाल ग्रासलैंड हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत सारे जानवर आसानी से घूमते थे, जिनमें हजारों की संख्या में अमेरिकन बाइसन भी थे। मगर फिर आया इंसान। जनसंख्या बढ़ने लगी और बढ़ती आबादी के गुजारे के लिए खेती बाड़ी और पशुपालन शुरू हुआ। इंसानी दखलंदाजी, खासकर कैटल रेंचिंग के लिए यहाँ से घास को काटा जाने लगा, जबकि बाइसन पूरी तरह घास पर ही डिपेंडेंट थे। इनमें से कुछ को पालतू बना लिया गया और कुछ का शिकार कर लिया गया। धीरे धीरे ये हरा भरा क्षेत्र सूख कर कठोर होने लगा। इसकी फर्टिलिटी कहीं गायब हो गई थी। ये जमीन इतनी ज्यादा बंजर हो चुकी थी कि बारिश के वक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जाता था, बल्कि ऊपर से बह जाता था। इसकी वजह से यहाँ बची कुची मिट्टी भी बहने लगी और एक फर्टाइल ग्रासलैंड डेजर्ट में बदल गया। सभी जीव जंतुओं ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर लिया, चाहे वो चिड़िया हो, कीड़े मकोड़े हो या छोटे जानवर। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। ये बिल्कुल डेड इकोसिस्टम बन चुका था। जहां कभी चारों ओर हरियाली थी, अब ये पूरी तरह सूख चुकी थी। वैसे अगर बाइसन की बात करें तो ये नेचर के इंजीनियर कहे जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स को इनका ख्याल आया। दरअसल कई साल तक ये जमीन बंजर पड़ी रही, मगर फिर एक समय आया जब वैज्ञानिकों और कंजर्वेशनिस्ट्स को ये समझ में आया कि अगर इस जमीन को फिर से उपजाऊ और ग्रासलैंड नहीं बनाया गया तो ये देश के लिए एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन सकता है। फिर उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और डेयरिंग प्लान बनाया। वैसे तो इनका प्लान बहुत सिंपल था, मगर इसके पीछे की साइंस बहुत गहरी थी। वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि जब ये जमीन हरी भरी थी तब यहाँ बाइसन रहते थे, तो क्यों ना एक बार फिर से बाइसन को यहाँ लाकर छोड़ दिया जाए। बस फिर क्या था, साल 2009 में 23 बाइसन को लाकर यहाँ छोड़ दिया गया। हालांकि ये छोटा सा बाइसन का झुंड था, मगर इन्होंने जो कारनामा किया वो बहुत बड़ा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो पहले और भी जीव जंतु रहते थे, तो फिर बाइसन को ही क्यों लाकर छोड़ा गया? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बाइसन केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि वो एक कीस्टोन स्पीशीज है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है। कीस्टोन स्पीशीज यानी वो प्रजाति जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। यही वजह है कि बाइसन को नेचर्स इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। बाइसन की बॉडी बहुत बड़ी होती है और उनके बड़े शरीर और रोज की आदतों में ही इस रेगिस्तान का इलाज छुपा हुआ था। वैज्ञानिकों को ये यकीन था कि बाइसन ही वो जीव है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे, ये उन्हें भी नहीं पता था। बस फिर क्या था, बाइसन को यहाँ छोड़ा गया और शुरू हो गई इंतजार की घड़ियां। लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा होने वाला था। ये इंतजार पूरे 10 साल चला। बाइसन को इस जगह छोड़ने के बाद वैज्ञानिकों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बहुत मुश्किल काम किया, और वो था कुछ भी नहीं करने का। ऐसा इसलिए ताकि बाइसन के काम में कोई छेड़छाड़ ना हो। हालांकि सब कुछ सैटेलाइट और जमीनी ऑब्जर्वेशन से लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। शुरुआत में छोड़ा गया छोटा सा झुंड धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो 23 से बढ़कर 200 से ज्यादा हो गए। 10 साल में बाइसन पूरे इलाके में घूमते रहे, घास चरते रहे और जमीन पर अपनी छाप छोड़ते रहे। हालांकि उनके द्वारा ये सारा काम अनजाने में हो रहा था, मगर इस बंजर जमीन के लिए ये वरदान साबित हुआ। वैसे जब वैज्ञानिकों ने बाइसन को इस सूखी जमीन में छोड़ने का फैसला लिया था तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। हर कोई सोच रहा था कि क्या ये वाकई काम करेगा।
क्या ये सच में रेगिस्तान को बदल सकता है? लेकिन 10 साल के बाद जो नतीजे सामने आए वो कल्पना से परे थे। दरअसल 10 साल बाद जब सैटेलाइट इमेज और जमीनी सर्वे किए गए तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि 10 साल पहले जो सूखी और बंजर जमीन थी वो अब दूर दूर तक हरियाली में बदल चुकी थी। यही नहीं, जमीन की नमी लौट आई थी और आसपास छोटे छोटे तालाब और पानी के सोर्सेज फिर से पनपने लगे थे। मगर असली सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर 10 साल के अंदर बाइसन ने कौन सा जादू कर दिया? दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार थी बाइसन की 3 खास आदतें। सबसे पहले तो बाइसन के चलने की आदत। जब बाइसन ग्रासलैंड के मैदान में चलते हैं तो उनके भारी वजन की वजह से जमीन की ऊपरी परत नरम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक किसान अपने खेतों की जुताई करता है। इसकी वजह से मिट्टी में बारिश का पानी आसानी से जाने लगता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगता है। इसके अलावा बाइसन एक ऐसा जानवर है जो घास को अलग तरीके से चरता है। ये घास को जड़ से नहीं उखाड़ते बल्कि ऊपर ऊपर से चरते हैं, जिसकी वजह से घास मरती नहीं है बल्कि और तेजी से बढ़ जाती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इनका गोबर। दरअसल बाइसन का गोबर एक फर्स्ट क्लास नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। इनके गोबर में न्यूट्रिएंट्स और बीज दोनों होते हैं। जब बाइसन गोबर करते हैं तो इससे जमीन को पोषण मिलता है और नए बीज अंकुरित होते हैं। यही 3 वजह हैं जिनकी वजह से रेगिस्तान की काया पलट हो गई थी। और ये तो आप जानते ही हैं, जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो घास भी तेजी से बढ़ेगी, पानी भी ज्यादा इकट्ठा होगा और बरसात भी ज्यादा होगी। जब घास और पानी वापस लौट आए तो फिर पूरा का पूरा जीवन ही लौट आया। हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये तो मेक्सिको की कहानी है। जब मेक्सिको अपने रेगिस्तान को इतने खूबसूरत जंगल में बदल सकता है तो क्या भारत में भी ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि भारत में भी तो थार का रेगिस्तान है जो दुनिया के सबसे खतरनाक मरुस्थलों में से एक है। आखिर हम इसे भारत में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या भारत में भी ये कामयाब हो सकता है? जी हाँ, इसे भारत में भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी देश विशेष की बात नहीं बल्कि कीस्टोन प्रजाति की खासियत की बात है। और मेक्सिको की इस कहानी में हमें कीस्टोन स्पीशीज की अहमियत का पता चलता है। भारत में भी ऐसी कई कीस्टोन प्रजातियां हैं, चाहे फिर वो हाथी हो या टाइगर। वैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा टाइगर, जो न सिर्फ हमारा राष्ट्रीय पशु है बल्कि एक इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने वाला जीव भी है। यही वजह है कि टाइगर को बचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत और जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि हम सिर्फ टाइगर को नहीं बचा रहे हैं, हम पूरे जंगल को बचा रहे हैं। क्योंकि टाइगर को बचाने के लिए हिरण और बाकी शिकार जानवरों को भी बचाना होगा। उन जानवरों को बचाने के लिए घास के मैदान, जंगल और नदियों को बचाना होगा। इस तरह एक टाइगर को बचाने की कोशिश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम बेहतर हो जाता है। टाइगर भी बाइसन की तरह एक कीस्टोन स्पीशीज हैं। इसके अलावा हाथी और गिद्ध भी ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसीलिए एलिफेंट सेविंग के लिए भी कई सारे अभियान चल रहे हैं। वहीं अगर गिद्धों की बात करें तो एक समय हमारे देश में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैलने लगी हैं। क्योंकि गिद्ध हमारे प्राकृतिक सफाई कर्मचारी हैं। वो मृत जीवों को साफ करके बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। जब से गिद्धों की संख्या घट गई है तब से उनके ना होने से एक नई इकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो गई है। ये बात इस ओर इशारा करती है कि जब एक भी कीस्टोन स्पीशीज इकोसिस्टम से हट जाता है तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। वैसे टाइगर ही नहीं बल्कि एक और जीव है जो बाइसन की तरह ग्रासलैंड पर निर्भर करता है। वो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन। अगर इस शर्मीले पक्षी की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर शिकार की छूट दी गई है। वहां पैसे देकर इसका शिकार किया जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बॉर्डर नहीं मानता। वो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आता रहता है, जिस वजह से भारत चाहकर भी इसे अकेले कंजर्व नहीं कर पा रहा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब विलुप्ति की कगार पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रासलैंड का खत्म होना। मगर बाइसन के एक्सपेरिमेंट से ये साफ हो जाता है कि इसके लिए हमें केवल बस्टर्ड को नहीं बचाना है बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एलिफेंट एंड टाइगर के लिए किया जाता है। हमें भी अपने नेचर इंजीनियर पर भरोसा करने की जरूरत है।
वैसे एक बात तो है, मेक्सिको की इस कहानी से हमें ये तो साफ पता चल जाता है कि नेचर के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। हमें बस उसे एक मौका देना होता है। आज हम समस्याओं का हल बड़ी बड़ी मशीनों में ढूंढते हैं, लेकिन नेचर के अपने सिस्टम में ही सारे समाधान छिपे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रीवाइल्डिंग, यानी किसी जगह को उसके मूल जंगली स्वरूप में वापस लाने की कोशिश करना और नेचर को अपना काम करने देना। बाइसन ने जो किया वो रीवाइल्डिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है। उन्होंने साबित कर दिया कि नेचर मुर्दा जमीन को भी वापस जिंदा कर सकती है। तो ये थी कहानी एक ऐसे इकोसिस्टम को जिंदा करने की जो पूरी तरह से मर चुका था। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।